जून के तपते सूरज से पूरा देश बेहाल है। गुरुवार को राजधानी दिल्ली का तापमान 44 डिग्री रहा। लोग गर्मी से खासे परेशान नजर आए। 4 जून को दिल्ली की गर्मी 42 डिग्री तक पहुंच गई थी। 3 जून को दिल्ली का पारा 41 के आसपास था, जबकि 2 जून को गर्मी की ताकत 41 डिग्री तक जा पहुंची थी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली का पारा 47 डिग्री की खतरनाक हद तक पहुंच सकता है। साथ ही लू की मार भी लोगों को काफी परेशान करेगी। पूरा उत्तर भारत गर्मी की करारी मार झेल रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में लू से लोग बेहाल हैं। आसमान से बरसते अंगारों ने पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले को पूरी तरह से झुलसा रखा है। यहाँ गर्मी ने पिछले 8 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 48.2 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी पार कर दिया है। प्रशासन ने पेट्रोल पंप मालिकों को अपना परिसर ठंडा रखने के निर्देश जारी किए हैं। पाली जिले में भी तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तेज गर्मी से गांव में पेयजल की समस्या बढ़ रही है। वहीं दोपहर में बाजार और सड़कें सूनी हो जाती हैं। मनरेगा योजना के मजदूर तेज गर्मी के चलते काम नहीं कर पा रहे हैं। पाली जिले के सरकारी अस्पतालों में लू की चपेट में आए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन राज्यों के साथ ही महाराष्ट्र भी भीषण गर्मी में तप रहा है। गुरुवार को नागपुर का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री रहा। लोग गर्मी से परेशान नजर आए। गर्मी के चलते लोगों को पीने के पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। गर्मी की दोपहर में सड़कों पर भी कम ही लोग नजर आ रहे हैं। भोपाल में भी गर्मी ने जून में 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भोपाल में गुरुवार को पारा 44.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी कम होने के आसार नहीं है। विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में मानसून भी करीब 8 से 10 दिन की देरी से आएगा। छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य के 3 शहरों रायगढ़, कोरबा और रायपुर में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। हालत यह है कि लोगों को न तो दिन में सुकून मिल रहा है और न ही रातों में चैन। दोपहर में तो शहर के मुख्य मार्गों का नजारा ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हो। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में गर्मी से होने वाली बीमारियों के मरीजों का तांता लगा हुआ है। यूपी के आगरा के लोगों का और यहाँ आने वाले पर्यटकों का गर्मी की मार से हाल बेहाल हो गया। गर्मी से बचने के लिए लोग छांव की तलाश करते रहे और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। ताजमहल के आसपास पर्यटकों से भरी रहने वाली सड़कें गर्मी के कारण सुनसान ही पड़ी रहीं। ताजमहल का दीदार करने आए पर्यटक गर्मी से काफी परेशान नजर आए। आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक का एजेंडा लोकसभा स्पीकर के पद पर सुमित्रा महाजन का चुनाव है। बैठक में डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा इस पर विमर्श किया जाएगा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को दिया जाए या फिर कांग्रेस पार्टी को। साथ ही बैठक में अरुण जेटली को राज्यसभा का नेता भी घोषित किया जा सकता है। औसत 60 साल की उम्र वाली कैबिनेट के गठन के बाद नरेंद्र मोदी के सामने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका तय करने की चुनौती खड़ी हो गई है। इसके लिए पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को संवैधानिक पद राज्यपाल पर आसीन करने का मन बनाया है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि लालजी टंडन, वीके मल्होत्रा, कल्याण सिंह, कैलाश जोशी और ओपी कोहली जैसे दिग्गज नेताओं को गवर्नर की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। वित्त मंत्री बजट की तैयारियों के मद्देनजर आज भारतीय उद्योग जगत और बिजनेस चैम्बर्स के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में उद्योगपति बजट के बारे में अपनी राय जाहिर करेंगे। उद्योग जगत को सरकार से नए बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी लाने की उम्मीद है। इसके साथ ही आर्थिक प्रगति, निवेशकों को आकर्षित करना और भारत में बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की बात भी उद्योग जगत जेटली के सामने रख सकता है। उद्योग जगत पहले ही सरकार के सामने टैक्स नीति के बारे में अपने विचार रख चुका है। बीजेपी सरकार का बजट जुलाई में संसद में पेश किया जा सकता है। दक्षिण मध्य एशिया मामलों की अमेरिकी सहायक सचिव निशा देसाई बिस्वाल आज दिल्ली पहुंच रही हैं। बिस्वाल 4 दिन के भारत दौरे पर नई सरकार के साथ द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए काम करेंगी। संभव है कि बिस्वाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करें। बिस्वाल दक्षिण मध्य एशिया मामलों की अमेरिकी सहायक सचिव बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हैं।
बड़ी नदियों के पुनरुद्धार के लिए बनाए गए शक्ति संपन्न अंतर मंत्रालय समूह की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में बड़ी नदियों को साफ बनाने की योजना पर चर्चा होगी। बीजेपी सरकार नदियों से तीर्थ यात्रा, पर्यटन और ऊर्जा उत्पादन सहित रोजगार के कई अवसर मुहैया कराने की योजना पर भी काम कर रही है। बैठक में इस योजना को भी तैयार करने पर चर्चा होगी। इस योजना को तैयार करने में पर्यटन, ऊर्जा, पर्यावरण और परिवहन मंत्रालय शामिल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। केसीआर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के सामने अपनी मांग रखेंगे। केसीआर के मांगों में तेलंगाना के लिए विशेष राशि की मांग प्रमुख है। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर राव पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में पीएम मोदी ओबामा से वाशिंगटन के संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मुलाकात करेंगे, लेकिन ओबामा से ज्यादा तरजीह मोदी ने सार्क देश भूटान को दी है। मोदी अमेरिका से पहले भूटान जाएंगे। ओबामा और मोदी की मुलाकात में दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध और सैन्य मामले सहित कई मुद्दों पर वार्ता हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने दोनों नेताओं की आपसी मुलाकात और बातचीत के लिए 30 सितंबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी है, लेकिन भारत चाहता है कि ये मुलाकात 26 सितंबर को हो। बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की स्पीकर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है। सुमित्रा महाजन के प्रस्तावकों में कुल 19 वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। इस पद के लिए पर्चा दाखिल करने वाली सुमित्रा महाजन इकलौती नेता हैं। सुमित्रा महाजन इंदौर से 8 बार सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। आज लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। पहली बार है कि लोकसभा में लगातार दूसरी बार महिला स्पीकर को चुना जाएगा। लोकसभा में सदस्यता की शपथ ग्रहण करने पहुंचे सांसद अपने अपने क्षेत्र की पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे नजर आए। गुजरात से चुने गए देवजी भाई फतेपुरा पारंपरिक परिधान में सजे धजे पहुंचे और गुजराती लोक नृत्य भी पेश किया। मिथिलांचल इलाके से सांसद कीर्ति आजाद धोती कुर्ता और पगड़ी में और पश्चिम बंगाल से सांसद बाबुल सुप्रियो भी पारंपरिक परिधान में नजर आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को साड़ी भेंट की है। इससे पहले नवाज के भारत आने पर मोदी ने नवाज शरीफ की मां को शॉल भेंट किया था। नवाज के तोहफे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नवाज का शुक्रिया अदा किया है। सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून बदलने की योजना बनाई है। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि मौजूदा कानून स्वीकार्य नहीं है। सरकार कानून की समीक्षा के लिए 1 महीने में 6 विकसित देशों के मोटर वाहन कानून का अध्ययन करेगी। इसके बाद संसद सत्र में नया कानून पेश किया जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस एक्ट के बारे में ये है कि कानून के बारे में सम्मान भी नहीं है और डर भी नहीं है। तो मैंने कहा कि ये मैन कंट्रोल एक्ट वाले सिस्टम पर मेरा विश्वास नहीं है। अब इसलिए हर जगह पर हम ऐसी सिस्टम करेंगे जहाँ कैमरे बैठेंगे, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे गवर्नमेंट गाड़ी हो या कोई भी हो या पत्रकार हो, जो भी वायलेशन होगा उसकी फिल्म निकलेगी और 24 घंटे के अंदर विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे सर्वर में आएगा और आपके फाइन की रिसिप्ट आपके घर में आएगी और नहीं भरेंगे तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस रजिस्टर होंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार हत्या और बलात्कार की घटनाओं पर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश सरकार की आलोचना हर तरफ हो रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपराधी बताकर वारदात को अंजाम नहीं देते, इसलिए बेचारी अखिलेश सरकार इसमें क्या कर सकती है। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं, तो एकांत में होता है। अगर कोई करता और फिर रिपोर्ट होती तो हम उसको कार्रवाई कर सकते हैं। अखिलेश की सरकार पर हो रही चौतरफा हमलों के बीच अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव उनके बचाव में उतर आई हैं। डिंपल का कहना है कि पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डिंपल ने कहा कि इस मामले में केवल एक राज्य की सरकार को निशाना बनाना गलत है। एक देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है एंड आई थिंक सो हमें इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए इस पे हमें विचार विमर्श करना चाहिए। तो है कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसकी तरफ हमारी सरकार काम कर रही है।
नितिन गडकरी मानहानि केस में आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और नितिन गडकरी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। इससे पहले की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल ने जमानत बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अदालत ने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में वादी और प्रतिवादी दोनों को आज की सुनवाई पर हाजिर होने के आदेश दिए थे। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट आज तुलसी प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में बीजेपी नेता अमित शाह के बरी किए जाने या फिर चार्ज लगाए जाने पर सुनवाई करेगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह के खिलाफ समन जारी किया था। शाह ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ मामले में सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें बरी किया जाना चाहिए। सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि फर्जी एनकाउंटर केस में शाह के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। गुरुवार को मुरादाबाद में गन्ने का बकाया भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों ने पुलिस अधिकारियों का घेराव किया। किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों का भुगतान दिलाने में नाकाम रही है। गौरतलब है कि यूपी की चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का 2000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान बाकी है। बदायूं गैंगरेप हत्याकांड के बाद देवरिया में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुली देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़ा का शव पेड़ से लटका मिला। पेड़ पर लटकी लाशें देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। यूपी में बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एटा में 2 नाबालिग सगी बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। एटा के शिवपुर गांव में 3 लोगों ने दोनों बहनों के साथ उस समय सामूहिक बलात्कार किया जब वो किसी काम के चलते घर से बाहर निकली थी। पुलिस ने मामले के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। चंदौली जिले के मुगलसराय में मौजूद एक महिला ने 3 लोगों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है। दरअसल महिला वाराणसी की रहने वाली है। उसके मुताबिक वो मुगलसराय कोतवाली इलाके में अपने रिश्तेदार के घर पर आई हुई थी। महिला का कहना है कि 3 लोगों ने रंजिशन उसके साथ बलात्कार किया है। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में चंदनखेड़ा गांव में एक अज्ञात युवती की जली हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने लाश को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के साथ रेप की पुष्टि हो गई है। युवती की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इलाहाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में एमटेक की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा ने संस्थान के ही एक एसोसिएट प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। छात्रा ने संस्थान के निदेशक, चीफ प्रॉक्टर, डीन स्टूडेंट एक्टिविटी और महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति के अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही छात्रा ने धूमनगंज थाने में प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। संस्थान के निदेशक ने भी एक जांच समिति का गठन कर दिया है। पुणे में 28 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहसिन शेख की पीट कर हत्या कर देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने कुल 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इसके पीछे हिंदू राष्ट्र सेना नाम के संगठन का हाथ है। पुणे में कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए मोहसिन के लिए न्याय की मांग उठाई है। गौरतलब है कि केंद्र ने राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार रात चोरों ने एक कार को अपना निशाना बनाया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तस्वीरों में करीब 20-25 साल के 2 युवक कार के पास आते हैं और 10 मिनट के बाद कार को लेकर फरार हो जाते हैं। दिल्ली के सुभाष प्लेस थाना इलाके में गुरुवार दोपहर को हमलावरों ने एक शख्स की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए शख्स का नाम ओम प्रकाश है। घटना के बाद सुभाष प्लेस थाना पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन हमलावरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है।